हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार है सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये बेसिक टॉपिक है। यानी कि जब भी हम हाउस जॉब शुरू करते हैं या जब भी हम अगर खुदा न खास्ता MBBS डॉक्टर हैं, अगर हम FCPS डॉक्टर हैं या हम MRCP डॉक्टर है या सर्जन है या जो है ना अताई डॉक्टर है, अगर कोई भी डॉक्टर है या हम हकीम है, तो सबसे पहले जो मैं आपको ये बताऊंगा ये आपके लिए बहुत ही कारआमद है और जितना आप इसको सुकून से सुनेंगे और गौर से सुनेंगे उतना ही आपका फायदा है। अब मेरे आज का टॉपिक का नाम है हाउ टू टेक हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की हिस्ट्री हम कैसे लें कि इसको जो है ना क्या तकलीफ है और उसी की बुनियाद पे, हिस्ट्री के बुनियाद पे आपका जो है ना परफेक्ट डायग्नोसिस भी बन सकता है, प्रोविजनल डायग्नोसिस भी बन सकता है और आप जो है ना गलत डायग्नोसिस भी गलत कर सकते हो और गलत ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। यानी कि आपकी ये बेसिक चीज है हिस्ट्री। अगर आपको हिस्ट्री लेने की महारत है और हिस्ट्री लेने का आपको फन आता है तो इसका मतलब है कि आप मुकम्मल तौर पे डॉक्टर हो चुके हो। अगर आपको हिस्ट्री लेनी नहीं आती तो इसका मतलब है कि आप अधूरे डॉक्टर हो और आपका जो डायग्नोसिस बनेगा वो भी तकरीबन वो गलत ही बनेगा। तो आते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ कि हमें जो है ना पेशेंट की हिस्ट्री कैसे लेनी चाहिए और किस तरह से लेनी चाहिए और कौन कौन सी चीजें हमने देखनी चाहिए। उसके बाद हिस्ट्री लेने के बाद हम जो है ना बकाया ये इस तरफ जाएंगे कि हमारा प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या है, हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है और उसके बाद हम जो है ना लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी हमें करवानी चाहिए और उसके बाद हमें ट्रीटमेंट कौन सी देनी चाहिए और इस पेशेंट में जो है ना प्रोग्नोसिस क्या है और इस पेशेंट के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। ये सारा कुछ आपका जो है ना हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। अगर आप हिस्ट्री लेने के माहिर हो तो आप ऐसा समझो कि आपने अपना जो है ना काम मुकम्मल कर लिया, उसमें आपकी जो है ना सब कुछ आ गई और उसी के बुनियाद पे आप जो है ना डायग्नोज बना सकते हैं। तो आते हैं हम हिस्ट्री की तरफ। हेलो सर, कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। ठीक है, बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश है। आकाश। अच्छा, आपकी एज कितनी है? मेरी 21 साल। 21 साल एज है और यहाँ लारकाना में रहते हैं आप? हाँ, लारकाना अच्छा, में लारकाना में रहते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको तकलीफ क्या है? सर, मुझे डायबिटिक है, मुझे शुगर है। आपको कैसे पता चला कि शुगर है? ऐसे तो कोई भी पता नहीं चलता जब तक कि जो है ना डॉक्टर कंफर्म कर ले या इन्वेस्टिगेशन से जो है ना कंफर्म हो जाए, उसके बाद ही हम ये कह सकते हैं कि आपको डायबिटीज है या नहीं है। तो ऐसे तो आप नहीं कह सकते ना कि आपको डायबिटिक है जब तक कि मैं आपको जो ना पूछ लूँ, उससे के बाद मैं प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाऊंगा, उसके बाद में जो है ना इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाऊंगा और उसमें अगर एथेंटिक कोई प्रूफ आता है तो फिर हम जो है ना कहेंगे कि आपको डायबिटीज मेलाइटिस हो सकती है। मगर पहले हम शक की बुनियाद पर रखेंगे, उसके बाद अपने डायग्नोसिस को हम कंफर्म करेंगे, उसके बाद जो है ना हम जो है ना डायबिटीज आपको कंफर्म करेंगे कि हाँ भाई आपको डायबिटीज है या नहीं है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि डायबिटीज है? क्या आप जो है ना पेशाब बार बार आता है? हाँ सर, दिन में तकरीबन 5-6 बार आता है। बस सुबह से मैं। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त जो है ना 3:30 बज रहे, सुबह से लेकर कितनी मरतबा जो है ना आपने पेशाब किया है? 8-10 मरतबा। 8 से 10 मरतबा पेशाब कर चुके हो। अच्छा, ये तो बहुत ही ज्यादा है। अच्छा, प्यास कैसी लगती है? कम लगती है या ज्यादा लगती है? ज्यादा, बहुत ज्यादा लगती है। अच्छा, भूख कैसी लगती है? वो भी बहुत ज्यादा लगती है। अच्छा, भूख भी ज्यादा लगती है। अच्छा, आप समझते हैं कि जब से ये तकलीफ कब से आपने महसूस की है? मुझे 1 महीना हो गया। महीने से आपने देखा है कि आपको पेशाब भी ज्यादा आ रहा है प्यास और भूख भी ज्यादा लग रही है और प्यास भी ज्यादा लग रही है। अच्छा, उसके बाद आपकी जो है ना पेंडलियों में खिंचाव वगैरह या हाथों पैरों में जलन तो कभी कभार नहीं होती? कभी कभार जलन होती है हाथों पैरों में। अच्छा, रात के टाइम में जब आप सोते हैं तो कितनी मरतबा आपको बार बार पेशाब करना पड़ता है? रात के वक्त में तकरीबन 6 से 7 दफा। 6 से 7 मरतबा आप जो है ना पेशाब करने के लिए उठते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि जो है ना
जब से आपको ये 1 महीने से जो है ना आपको बार बार पेशाब भी आ रहा है, प्यास भी ज्यादा लग रही है, तो आप ऐसा समझते हैं कि आपका वजन जो है ना कम हो रहा है या उतना ही है या बढ़ रहा है? कम हो रहा है। माने कम हो रहा है, ठीक, बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि आपके अम्मी या अबू या दादा या दादी या नानियाल में किसी को शुगर थी क्या? मेरे वालिद साहब को थी। वालिद साहब को शुगर थी। अच्छा, वो आलायात है? नहीं वो चले गए, खुदा की तरफ चले गए। अच्छा, तो उसको जो है शुगर थी। ठीक ठीक। मम्मी को शुगर नहीं है? मम्मी को नहीं। अच्छा, और उसके बाद इससे तकलीफ के अलावा और कोई तकलीफ आपको? नहीं, और कोई नहीं बस। अच्छा अच्छा, ये बताए कि जो ना जब से आपने ये तकलीफ महसूस की है, किसी डॉक्टर को दिखाया या कोई टेस्ट वगैरह करवाई? नहीं करवाई। नहीं करवाई। तो सर आपने देखा कि ये जो पेशेंट मेरे पास आया है, इसको जो ना 1 महीने से जो है ना पोलीयूरिया है और जो है ना पोलीडिप्सिया है और पोलीफेगिया है, यानी कि उसको जो है ना प्यास भी ज्यादा लग रही है, पानी भी ज्यादा पी रहा है और भूख भी बहुत ही ज्यादा लगती है। कभी कभार इसको जो है ना पंडलियों में जो है ना दर्द भी रहता है और जो है ना रात के टाइम पे पेशाब की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और कभी कभार इसको हाथों में पाँव में जलन भी होती है। और इसकी जो है ना फादर की हिस्ट्री जो है ना वो पॉजिटिव है, यानी कि इसके फादर को डायबिटीज मेलाइटिस है, मगर इसकी मदर को जो है ना डायबिटीज मेलाइटिस नहीं है। तो अब हम आएंगे कि इसकी जो है ना एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन में आपने जो है ना सर से लेकर पाँव तक ईच एंड एवरीथिंग देखनी होती है। आया भले चाहे आपका पेशेंट जो है ना किसी भी हिस्ट्री के हवाले से, मगर आपने ईच एंड एवरीथिंग बड़े गौर से देखनी है कि इसके डायबिटीज जो हमें शक है, अगर कंफर्म नहीं है मगर शक है तो हो सकता है कि इसको जो है डायबिटीज हो, तो उसके लिए हम पहले जो हम जो है इसके जो है कुछ चीजें देखेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे और उसकी टेस्ट करवाएंगे। तो अब पहले आते हैं कि हम जो है इसको चेकअप करेंगे। ये गला दिखाएं, निगल लें, थूक निगल लें, ठीक सही है। हाथ दिखाएं। अच्छा, उसके बाद जो है ना नेल्स दिखाएं। अच्छा, नेल्स में कभी कभार ये होता है क्वाली नेल भी होती है, ब्रेटन नेल भी होता है और जो है मुख्तलिफ किस्म, उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये न्यूट्रिशन की वजह से है या किसी डिजीज की वजह से। तो आप जो है क्लबिंग भी देख सकते हैं और ब्रेटल नेल भी देख सकते हैं और क्वाली नेल भी देख सकते हैं। और इस तरीके से देखने से आपको पता चल जाएगा, 2 चीजें आप देख सकते हैं, एक एनीमिया और दूसरा जो है ना आपने ये देखना है कि जॉन्डिस। अगर जॉन्डिस होगी तो ये जो स्किन होगी ये येलो कलर की होगी, ठीक है। और अगर रेडिश है तो इसका मतलब है कि इसमें जो है ना एनीमिया की कमी नहीं है और इसमें अच्छी खासी जो है खून की क्वांटिटी है। और अगर ये जो ना आईज आप आईलेट्स देखेंगे, अगर ये पेल है तो इसका मतलब है कि इसमें जो है खून की कमी है, और अगर ये रेड है तो इसका मतलब है कि इसमें खून की कमी नहीं है। उसके बाद आपने जो है स्क्लेरा देखनी है, तो अगर व्हाइट कलर की स्क्लेरा है तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल है। अगर ये येलो कलर की हो जाए तो इसका मतलब ये कि इस पेशेंट में जो है जॉन्डिस है। उसके बाद आपने दूसरी सारी चीजें देखनी है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपने देखनी है यहाँ पे थायराइड ग्लैंड, इसमें जो होता है कि ग्वाइटर वो बन जाता है, यानी कि फ्रंट आप जो है नेक जो है ना होती है, तो आपने थायराइड को देखना है कि थायराइड जो है ना ग्वाइटर है कि नहीं है। उसके बाद आपने जो है वेट देखना है और वेट के हिसाब से आपने ये देखना है कि ये नॉर्मल वेट है या ओवर वेट है या अंडर वेट है। उसके बाद आपने देखनी है कि ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन में आपने जो है हार्ट की देखनी होती है, उसमें जो है हार्ट रेट देखना होता है कि आया जो है ब्रेडिकार्डिया है या जो है टेकीकार्डिया है। तो हार्ट रेट हम जो है हार्ट से देखेंगे और यहाँ पे भी रखेंगे और जो है यहाँ पे भी रखेंगे और यहाँ पे भी रखेंगे और यहाँ पे भी रखेंगे, यानी कि 4 जगहों पे आपने हार्ट रेट देखना है। उसके बाद आपने हार्ट बीट का जो है साउंड चेक करना है। कभी कभार हमें ये होता है कि अगर कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर है या VSD है या टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट है, तो उसमें जो है ना जो आपके हार्ट साउंड से वो चेंज हो जाते हैं, यानी कि तीनों चीजें में।
और उसके बाद आपने देखनी होती है आस्कल्टेशन। आस्कल्टेशन में आपने लंग्स की जो है साउंड्स देखने होते हैं, यहाँ पे भी देखने होते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं। आस्कल्टेशन में हम 3 चीजें जरूर देखते हैं। एक तो नॉर्मल ब्रीथ है, दूसरा जो है ना रोंका है, यानी कि व्हीजिंग की तरह जो है ना आवाज आए तो हम उसको रोंका कहते हैं। और उसके बाद जो है क्रेप्स आते हैं। क्रेप्स का मतलब है कि लंग्स में जो है ना इन्फेक्शन हो चुका है, जिसकी वजह से क्रेप्स पॉजिटिव हैं। तो ये क्रेप्स हम जो लंग्स में देखेंगे, ये 3 चीजें देखेंगे, एक नॉर्मल ब्रीथिंग, दूसरी रोंका और तीसरी जो क्रेप्स होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ हम जाते हैं तो एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी में यह होता है कि हमने यहाँ पे पल्पेट करना होता है स्प्लीन को। अगर स्प्लीन बढ़ चुकी है तो उसमें आपका प्रोविजनल डायग्नोसिस मोस्ट लाइकली मलेरिया भी हो सकता है, और दूसरे नंबर पे इंटेरिक फीवर भी हो सकता है, और तीसरे नंबर पे जो है ना ल्यूकीमिया वो भी हो सकती है, वो स्प्लीन की वजह से हो सकती है। अगर स्प्लीन नॉर्मल है तो आप उसको छोड़ दें। उसके बाद हम आ जाते हैं हम लिवर की तरफ। लिवर में आपने ये देखना है कि अगर ये लिवर जो है बढ़ जाता है तो उसमें आपने काज देखना है कि अगर पेशेंट को जो है ना जॉन्डिस वगैरह या कुछ और तो नहीं होगा, या जो है हेपेटाइटिस ए तो नहीं हो गई, या हेपेटाइटिस बी हो गई, या हेपेटाइटिस सी हो गई, या कभी कभार जो है ना बिलिरुबिन जो है उसकी जो है सीक्रेशन बढ़ जाने की वजह से भी हमें जो है ना जॉन्डिस डेवलप हो जाती है, तो वो हम देखेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं कि एब्डोमेन के बाद और कोई चीज जो रह जाती है वो नहीं रह जाती है। हिस्ट्री भी हमने देख ली, सब कुछ देख लिया, लिवर भी देख लिया, स्प्लीन भी देख लिया। गट साउंड्स की तरफ आ गए। गट साउंड्स में मोस्ट लाइकली हम यहाँ पे देखते हैं, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे अबोव द अम्बिलिकस, और तीसरा जो है यहाँ पे देखते हैं। ये 3 चीजें जो है ना वो गट साउंड्स की जो हमें जो है ना आवाज जो है ना सुनने में आती है। और उसके बाद एक चीज और भी है, अपेंडिसाइटिस। यहाँ पे इस साइड पे जो है ना इस जगह पे नॉर्मल जो है ना साइड एरिया है अपेंडिक्स की, और कभी कभार जब भी ये अपेंडिसाइटिस हो जाता है तो दर्द यहाँ पे जो है ना वो सांस से में साइन कहते हैं, उसको हम जैसे ही दबाएंगे तो मरीज को जो है ना दर्द महसूस होगा और वो बेचैन हो जाएगा। तो ये हम अपेंडिसाइटिस की तरफ। उसके बाद जो है ना हम आ जाते हैं कि तकरीबन हमने सारी जो है चीजें देख ली। अब आ जाते हैं नीचे जो है पाँव की तरफ। पाँव में यहाँ पे रखे, पैर यहाँ पे रखे, उसमें ये देखना होता है कि एडिमा है या नहीं है। तो उसमें आपने देखना है कि पेशेंट को जो है कम से कम 20 सेकंड तक आपने यहाँ पे जो है प्रेस करके दबाना है। अगर वो एडिमा होगी तो यहाँ पे भी जो है एक गड़ा सा बन जाएगा इस तरह से। अगर नहीं होगी तो जल्दी से जो है ना स्किन नॉर्मल हो जाएगी, तो नॉर्मल है। अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो एडिमा यहाँ पे भी हम देखते हैं, ठीक है, एंकल एडिमा इसको हम कहते हैं। वो आप देखेंगे तो तकरीबन वो 20 सेकंड के लिए हम रखें, प्रेस करके रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको एडिमा है या नहीं है। अगर एडिमा है तो उसी हिसाब से हमने अपना डायग्नोस जो है ना बनाना है। तो इसको जो है पेशेंट को जो है एडिमा नहीं है, थोड़ा सा गड़ा बने मगर ये बच सके। मगर एडिमिक पेशेंट में ये होता है कि खड्डा जो है बहुत देर तक जो है वो बना रहता है, तो इसको एडिमा नहीं है। बैठे आप। और इसके बाद में आपके ने ये भी जरूर देखना है कि आंखों के गिर्द अगर स्वेलिंग हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपको जो है ना एडिमा जो है ना बायलैटरल एडिमा अराउंड द आईज, उसमें भी ये पता चल जाता है कि आपको जो है ना क्रोनिक लिवर डिजीज तो नहीं है, या कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर तो नहीं है, या खुदा ना खास्ता आपको जो है ना कोई ऐसी डिजीज जो किडनी से रिलेटेड हो, लिवर से रिलेटेड हो, या जो है ना हमारी जो है ना हार्ट से रिलेटेड हो, या कभी कभार हमारे जिस्म में जो है ना प्रोटीन्स की कमी की वजह से भी एडिमा डेवलप हो जाती है, और जो है ना अल्बुमिन कमी की वजह से हो जाती है। तो ये सारा चीज हमने कुछ देखना होता है। अब बात है हम डायग्नोसिस की तरफ कि पेशेंट ने हमें बताया था कि मुझे जो है ना एक तो जो है ना पेशाब बार बार आता है, और दूसरा जो है ना भूख ज्यादा लगती है, और तीसरे नंबर पे हमें जो है ना पानी जो है ना ज्यादा अच्छा लगता है, यानी कि बार बार प्यास लगती है। और इसकी फादर की हिस्ट्री जो है ना वो पॉजिटिव। अगर फादर की हिस्ट्री पॉजिटिव तो इसका मतलब है
कि आपको जो है 50% चांसेस है कि आपके जो औलाद है यानी कि किसी बाप की, तो उसको जो है 50% चांसेस है डायबिटीज मिलाइटिस डेवलप होने की। अगर फादर और मदर को दोनों को जो है डायबिटीज है तो उसकी औलाद को 80% चांसेस है डायबिटीज मिलाइटिस डेवलप होने की। अगर दोनों को नहीं है तो फिर चांसेस बहुत ही कम है, मगर ये नहीं है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि दूसरे भी अदर फैक्टर्स है जो डायबिटीज मिलाइटिस करा सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही वीडियोस में कहा था कि ओवरवेट की वजह से भी डायबिटीज मिलाइटिस हो सकती है। अगर हम मीठा ज्यादा खाएं तो उसकी वजह से भी डायबिटीज मिलाइटिस हो सकती है। अगर हम लग्जरी लाइफ गुजारते हैं तो उसकी वजह से भी डायबिटीज मिलाइटिस हो सकती है। अगर हम वर्जिश नहीं करते तो उसकी वजह से भी डायबिटीज मिलाइटिस हो सकती है। अगर हमारे जिस्म में कोई एसोसिएटेड कोई भी डिजीज है, खासतौर पे पेनक्रियास के हवाले से या लिवर के हवाले से हो, तो उसके साथ भी जो है डायबिटीज मिलाइटिस हो सकती है। और खुदा न खास्ता आपका जो है वजन गैर जरूरी तौर पे बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी डायबिटीज मिलाइटिस हो सकती है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि डायबिटीज सिर्फ हेरिडिटी की वजह से हो, नहीं, डायबिटीज ऐसे भी हो सकती है। मगर अगर सिर्फ मां को है तो 30% चांसेस है उसकी औलाद को डायबिटीज मिलाइटिस होने की। अगर बाप को है तो 50% चांसेस है उसकी औलाद को डायबिटीज मिलाइटिस होने के। अगर दोनों को एक साथ है तो 80% चांसेस है कि उनकी औलाद को डायबिटीज मिलाइटिस हो सकती है। अगर मां और बाप को दोनों को नहीं है फिर भी जो है डायबिटीज मिलाइटिस हो सकती है, मगर उसके जो है फिर को अदर फैक्टर्स हो जाए। उसमें यह होता है कि हेरिडिटी नहीं होगी, उसमें फिर को जो है पेशेंट से रिलेटेड कोई ना कोई गलती होगी या कोई ना कोई डिजीज होगी या कोई ना कोई जो है ऐसा कोई वजह होगी जिसकी वजह से पेशेंट को जो है ना डायबिटीज मिलाइटिस हो सकती है। तो अब हम इस पेशेंट को जो है फिलहाल के तौर पे कोई भी हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे। फिलहाल हम इसकी क्या करवाएंगे कि हम इसकी करवाएंगे HbA1c लेवल, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, रैंडम ब्लड शुगर लेवल, और जो है उसके साथ हम लिपिड प्रोफाइल जरूर करवाएंगे। उसमें ये देखेंगे कि LDL, HDL और सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल वो जरूर देखेंगे कि अगर इसको जो है हाइपर कोलेस्ट्रीमिया या हाइपर लिपिडीमिया तो नहीं है, क्योंकि इसका जो वजन है वो ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसको हाइपर लिपिडीमिया हो जाए, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि इसके जो है कोलेस्ट्रॉल के जो चांसेस है वो बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए हमने जो है सीरम कोलेस्ट्रॉल लो लेवल जरूर करवानी है। और उसके बाद हम ये भी जरूर देखेंगे कि हम इसकी यूरिन DR भी करवाएंगे, तो उसमें देखेंगे कि उसमें जो यूरिन के फंक्शंस कितने हैं, आया किडनी इसकी जो है नॉर्मल फंक्शन करती है या नहीं कहती। उसमें हम कैस देखेंगे, अल्ब्यूमिन लेवल देखेंगे और शुगर लेवल देखेंगे किसमें, और यूरिन DR में। और उसके बाद हम देखेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उसमें जो है WBC कितने हैं, RBC कितने हैं, यानी कि ल्यूकोसाइट्स काउंट वगैरह वो हम देखते हैं यूरिन DR में। लिपिड प्रोफाइल देखेंगे, HbA1c लेवल में हमें ये पता चले पिछले 3 माह से इसकी जो है ब्लड शुगर जिस्म में कितनी रही है वो हमें पता चल जाएगा। फास्टिंग ब्लड शुगर में ये पता चल जाएगा कि अगर 110 से कम है तो ये जो है प्री मैच्योर है, 100 और 110 के बीच में है। अगर 100 से कम है तो ये नॉन डायबिटिक है। अगर जो है 100 और 110 के बीच में है तो ये प्री डायबिटिक हो सकता है, और 120 में भी हम इसको प्री डायबिटिक। अगर 125 से ऊपर है और फास्टिंग ब्लड शुगर है तो हम इसको जो है डायबिटिक काउंट सकते हैं। अगर रैंडम की बात करें तो रैंडम में यह होता है कि 160 और 180 के बीच में इसकी आ जाती है ब्लड शुगर, वो भी रैंडम, तो ये प्री डायबिटिक के तौर पे जो है चलेगा, मगर इसको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, प्रिकॉशन की जरूरत है। अगर 180 और 200 के से बीच में हो जाती है तो फिर हम जो है इसको डायबिटीज के तौर पे जो है काउंट कर सकते हैं। और हम अगर HbA1c लेवल की बात करते हैं तो 6.5% से कम है तो जो है प्री डायबिटिक है। अगर 5.5 से कम है तो ये सेफ है, यानी कि सिक्योर है। 6.5 से 5.5 के बीच में है तो ये प्री डायबिटिक है। अगर 6.5 से ये क्रॉस कर जाता है और ये 7 या 7.5 या 8 पे पहुंच जाता है HbA1c लेवल, तो ये हो जाएगा हमारा डायबिटिक केस हो जाएगा। तो ये हमने जरूर देखनी है। और उसके बाद हमने ये भी जरूर देखा है कि ऐसे केसेस में जिनमें जो है डायबिटीज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं
और ओवरवेट होते हैं तो उनका हमने बीपी मॉनिटर जरूर करना है, क्योंकि ऐसे पेशेंट में बीपी हाई रहता है। अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आप उस हिसाब से अपने एंटी हाइपरटेंसिव जरूर देनी है। और अगर जो ना पेशेंट को जो ना नॉर्मल हार्ट रेट है या ब्रेडिकार्डिया है तो आपने उस हिसाब से एंटी हाइपरटेंसिव देनी है। अगर खुदा ना खास्ता आपके पेशेंट की जो ना पल्स रेट यानी कि टेकीकार्डिया या पल्स रेट ज्यादा है तो आपने जो ना सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर से जरूर देनी है। जैसे जो है नेबिवोलोल आती है, वो बहुत ही बेहतरीन ड्रग है और उसका जो है बीटा 2 रिसेप्टर पे कोई भी रोल नहीं होता, वो सिलेक्टिव जो है बीटा ब्लॉकर से, और वो ओनली जो है बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करती है और आपके हार्ट रेट को जो है नॉर्मल रखती है अलॉन्ग विद रिड्यूस ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर भी कम करती है और आपका हार्ट रेट भी वो भी नॉर्मल रिदम में रखती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके जो पेशेंट का हार्ट रेट कितना है और ब्लड प्रेशर कितना है। अगर ब्लड प्रेशर जो है ना नॉर्मल है तो आपको एंटी हाइपरटेंसिव देने की जरूरत नहीं है। और तीसरे नंबर पे हम आ जाते हैं कि अगर पेशेंट आपका जो है डायबिटिक है और यंग है और उसको दूसरी कोई भी बीमारी नहीं है, खासतौर पे हाइपरटेंशन के हवाले से या कार्डियोवेस्कुलर डिजीज के हवाले से, और है भी यंग, तो आप जो है एहतियातन रुवास्टेटिन 5 मिलीग्राम तक दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। मगर हाँ, अगर आपका पेशेंट जो है ना वो उसकी एज बहुत ज्यादा है और डायबिटिक भी है और कार्डियोवेस्कुलर डिजीज भी है और हाइपरटेंसिव भी है, तो आपने कम से कम जो है ना सीरम कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपने सबसे पहले जो है लिपिड प्रोफाइल देखनी है। अगर आपकी जो है बेड कोलेस्ट्रॉल लेवल बेड जैसे एलडीएल हो गई या कोलेस्ट्रॉल वो ज्यादा है तो आपने कम से कम रुवास्टेटिन देनी है 10 मिलीग्राम, वो भी नाइट के टाइम पे देनी है, इससे ज्यादा नहीं देनी। अगर जरूरत पड़े तो मैक्सिमम आप जो है ना रुवास्टेटिन 20 मिलीग्राम तक दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। मगर मोस्ट लाइकली मैंने देखा है कि क्लिनिक पे हम जो है ना 10 मिलीग्राम यूज करते हैं, मगर उन्हीं पेशेंट्स में जिसमें जो है ना डायबिटीज भी हो और हाइपरटेंशन भी हो और उसके साथ जो है ना उसको कार्डियोवेस्कुलर कोई भी डिजीज हो या उसको जो है ना प्रीवेंट पास्ट हिस्ट्री ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कोई पास्ट हिस्ट्री हो, यानी कि माजी में उसको जो है ना हार्ट अटैक हो चुका हो, तो उसमें जो है ना हम जो है ना रुवास्टेटिन भी देते हैं और एस्पिरिन जो है ना 75 मिलीग्राम वो भी जो है ना दोपहर के टाइम पे देते हैं। और उसके बाद जो है जो भी कार्डियो से रिलेटेड ड्रग्स है वो हम जरूर देते हैं, मगर ये डिपेंड करता है आपके पेशेंट के ऊपर। मगर हम इसमें अब जो हमने देखेंगे ये बेसिक चीजें करवाएंगे और जैसे ये पेशेंट लौट के आएगा और अगर इसकी जो है ब्लड शुगर लेवल बढ़ी हुई होती है और यूरिन शुगर में 1+ या 2+ आती है तो हम इसको कहेंगे कि आप जो है अपनी जो है डाइट जो है वो कंट्रोल करें और उसकी जो है मीठी चीजें वो बिल्कुल ही बंद करवानी है। उसके बाद जो है आलू वो भी बंद करवाने हैं और चावल है वो भी बंद करवा लें, चावल की रोटी वो भी बंद करवानी है और जो भी मीठी चीजें हैं वो बंद करवानी है। डायरेक्ट जैसे शुगर है या जो है जो गन्ने का जूस वगैरह है या कोल्ड ड्रिंक है वो हमने जो है इसकी बंद करवानी है। और कम से कम इसको कहना है कि आप या तो जो नौजवान हो तो बॉडी बिल्डिंग क्लब ज्वाइन कर लो या कम से कम हफ्ते में 200 मिनट आपने वॉक जरूर करनी है, कम से कम एक हफ्ते में 200 मिनट या रोजाना तो फिर 30 मिनट आपने वॉक जरूर करनी है। और उसके साथ आपने जो है डाइटरी चेंजेस वो आनी है और लाइफ स्टाइल अपना चेंज करना है और अपने जिस्म को जो है मूव जरूर करना है। उसके बाद अगर ब्लड शुगर आपकी बढ़ती है तो सबसे पहले आपने जो है मेटफॉर्मिन वो शुरू करनी है। मेटफॉर्मिन से इसको 2 फायदे होंगे, एक तो एकदम से इसकी जो है ब्लड शुगर सडनली हाइपोग्लाइसेमिया में ये नहीं जाएगा। दूसरा जो है मेटफॉर्मिन का बड़े से बड़ा फायदा ये है कि वो वजन को कम करती है। वजन को कम करने की वजह से इसकी जो है डायबिटीज मेलाइटिस में इसको बहुत ही ज्यादा फायदा हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर इसकी जो है शुगर कंट्रोल नहीं होती, यानी कि इसने लाइफ स्टाइल भी अपना चेंज कर दिया, डाइटरी प्लान भी चेंज कर दिया, एक्सरसाइज भी शुरू कर दी और मेटफॉर्मिन भी शुरू कर दी, तो फिर अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है ना टाइप 1 जो है एंटी डायबिटीज मेलाइटिस टेबलेट्स आती है जैसे सल्फोनाइल यूराज हो गए, DPP-4 आ गई या जो है सीटाग्लिपिटिन वो आ गई, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी देते हैं। और ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहें तो उसको जो है पेशेंट को इंसुलिन जो है उस पर भी जो है रख सकते हैं,
रेगुलर इंसुलिन भी आती है और दूसरी इंसुलिन भी आती है ह्यूमुलिन के नाले से 30/70, वो भी आप पे डिपेंड करता है। उसका जो है डोज आपने सेट करना है, ज्यादा से ज्यादा जो हम रखते हैं 0.5 मिलीग्राम पर केजी पर डे। उसके बाद हम डिवाइडेड डोज में रखते हैं। शुरू में हम जो इंसुलिन जो है सुबह के टाइम में ज्यादा रखते हैं और रात के टाइम पे थोड़ा कम रखते हैं, ताकि पेशेंट को रात के टाइम पे हाइपोग्लाइसेमिया ना हो जाए। और आपने रेगुलर जो है फास्टिंग और रैंडम ब्लड शुगर मॉनिटर करनी है, जहां पे भी आपके पेशेंट का जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाए, उस वहां पे आपने जो है उस डोज को जो है मेंटेन रखना है, चाहे वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हो, चाहे वो इंजेक्शन फॉर्म में हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हो, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद लिपिड प्रोफाइल आपने देखी, उससे हिसाब से आपने वो भी जरूर ऐड करनी है या नहीं करनी है, ये आपके ऊपर है। मगर आपने पेशेंट को जो है डाइटरी प्लान वो जरूर बनाना है। और उसके बाद आपने उस पेशेंट को लाइफ स्टाइल जो है ना लग्जरी है उसको खत्म करना है और अपने जिस्म को कंटिन्यूसली मूव करवानी है, ताकि आपका जितना वेट लूज होगा उतना मरीज को फायदा होगा। यही जो है तो ये होगा मेरा आज का टॉपिक कि जो है पेशेंट की जो है हिस्ट्री हम कैसे लें और उनकी कौन कौन सी चीजें हम देखें और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछें और जैसा आपका जब डायग्नोसिस बने। जैसे मेरा जो है इसमें पेशेंट की जो प्रोविजनल डायग्नोसिस है वो है डायबिटीज मेलाइटिस ड्यू टू ओबेसिटी एंड ड्यू टू हेरिडिटी फैक्टर, क्योंकि इसके अबू को डायबिटीज थी। तो ये मेरा प्रोविजनल डायग्नोसिस, मगर जैसे ही जो है आकाश की जो है टेस्टिंग आ जाएगी तो उसके बाद जो है मैं इसकी दवाई लिखूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस।